हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हितेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल HTC लड़ी पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। हितेश टीचिंग सेंटर लाया है बायोलॉजी का 10th क्लास बायोलॉजी का कंप्लीट सीरीज, जिसमें आप लोगों को 10th क्लास का संपूर्ण बायोलॉजी पढ़ाया जाएगा। और आज का हमारा टॉपिक होगा पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग डिटेल्स कॉन्सेप्ट के साथ इमेज द्वारा हर कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग 10th क्लास के बायोलॉजी का सिलेबस जान लेते हैं। तो 10th क्लास के बायोलॉजी का सिलेबस क्या क्या है, एक बार उस पर नज़र डालते हैं। तो 10th क्लास बायोलॉजी में हम लोग को सबसे पहले पढ़ना पड़ता है पोषण, न्यूट्रिशन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। 2 नंबर में श्वसन, श्वसन को रिस्पिरेशन बोलते हैं। 3 नंबर में परिवहन, परिवहन को ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। 4 नंबर उत्सर्जन, उत्सर्जन अर्थात एक्सक्रीशन। 5 नंबर नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। 6 नंबर जनन, रिप्रोडक्शन। 7 नंबर अनुवांशिकी, हेरिडिटी। 8 नंबर हमारा पर्यावरण, आवर इन्वायरमेंट। तो इस तरह से 8 चैप्टर्स पढ़ने के बाद हमारे बायोलॉजी का लेक्चर समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, इस 8 चैप्टर्स को हम अपने यूट्यूब चैनल पर लगातार लाने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ये वीडियो 10th क्लास, चाहे वो बिहार बोर्ड का बच्चा हो या CBSE या फिर ICSE या किसी भी स्टेट बोर्ड का बच्चा हो, जिनके भी सिलेबस का पार्ट है ये सब चैप्टर्स, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। इतना ही नहीं, इस वीडियो को वे भाई सब भी देख सकते हैं जो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, क्योंकि इस लेक्चर्स में आपको हर कॉन्सेप्ट्स को इमेज के साथ डिटेल्स में समझाया जाएगा। तो आइए एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। तो मोटिवेशनल कोटेशन है, कलाम साहब ने बहुत ही मोटिवेशनल कोटेशन कही है कि सपने वो नहीं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने दे। दोस्तों, हम सबको ऐसा सपना देखना चाहिए, ऐसा सपना देखना चाहिए कि जिसके पीछे हम अपने आप को समर्पित कर दें। और जिस दिन अपने आप को समर्पित कर देते हैं और जब उसका परिणाम आता है, तो उस परिणाम को देखकर सबसे ज़्यादा खुशी आप ही को मिलती है। तो इसी के साथ आइए आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन ए 8 से 10 मीटर, 8 से 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी 2 से 4 मीटर, 1 से 2 मीटर। दोस्तों, इसका आंसर होगा 8 से 10 मीटर। देखिए दोस्तों, जो हमारा आहार नाल है वो हमारे मुख्य गुहा से शुरू होती है। मुख्य गुहा के बाद हमारा जो भोजन है वो ग्रास नली में जाती है। ग्रास नली के बाद अमाशय, अमाशय के बाद छोटी आंत और अंत में बड़ी आंत से होते हुए रेक्टम में जमा हो जाती है मल के रूप में। तो इस तरह से हमारे मुंह से लेकर और रेक्टम तक की जो लंबाई है ये करीब 8 से 10 मीटर है। तो इसे दोस्तों याद रखेंगे, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा सवाल है, मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों का ज्ञान मिलता है। तो विभिन्न स्वादों का ज्ञान कहाँ से मिलता है? ऑप्शन है दांत से, लार ग्रंथि से, स्वाद कलियों से, आंत ग्रंथि से। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा स्वाद कलियों। दोस्तों, हमारे जीव के ऊपर लगभग 10,000 टेस्ट बर्ड्स, जिसे हिंदी में स्वाद कलियाँ बोलते हैं, पाए जाते हैं। अब ये जो टेस्ट बर्ड्स हैं, ये हमारे जीव का अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग टेस्ट को बताता है। इसे बोलते हैं पश्च भाग, पीछे का भाग। और पीछे का भाग कड़वा अर्थात तीखा स्वाद बताता है। आगे वाला भाग मीठा स्वाद बताता है। साइड वाला में भी, साइड वाला पीछे खट्टा स्वाद बताता है और आगे वाला नमकीन बताता है। तो इस तरह से मीठा स्वाद आगे वाला भाग, पीछे वाला कड़वा या तीखा, साइड वाला खट्टा और नमकीन। तो इसे एक चित्र के माध्यम से और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये हमारा जीव है
अंग्रेजी में इसे टोंग्यू बोलते हैं। साइड वाला भाग खट्टा और सॉल्ट मतलब नमकीन स्वाद बताता है, आगे वाला भाग मीठा स्वाद बताता है, पीछे वाला भाग बिटर स्वाद अर्थात कड़वा स्वाद बताता है। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे। अगला सवाल है, मनुष्य के मुख्य गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल, इसमें से सभी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा इसमें से सभी। आप लोग चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे रहता है पैरोटिड ग्रंथि, यहाँ पे रहता है सब मैंडिबुलर और यहाँ पे रहता है सब लिंगुअल। हमारे मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। इस 3 जोड़ी लार ग्रंथि में से लार निकलता है और इस लार का पीएच मान होता है 6.8। इस लार में 99% जल होता है, 1% एंजाइम होता है और इस एंजाइम्स में 2 प्रमुख एंजाइम्स पाए जाते हैं। एक को बोलते हैं लाइसोजाइम, जिसका काम है जीवाणुओं को, सूक्ष्मजीवों को नष्ट करना, और दूसरा एंजाइम्स पाया जाता है टाइलिन, जो स्टार्च अर्थात मंड के पाचन में सहायक होता है। स्टार्च अर्थात मंड के पाचन में सहायक होता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अमीबा में भोजन का पाचन किस अंगक में होता है? तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि इसका ऑप्शन है कूटपाद, भोजन रसधानी, केंद्रक, कोशिका द्रव। तो इसका आंसर होगा भोजन रसधानी। अमीबा एक इनरेगुलर शेप का एक जीव है जिसका आकार निश्चित नहीं होता है। उसमें एक रचना पाई जाती है। मान लीजिए यहाँ भोजन आ गया तो ये इसका कूटपाद है, इसकी सहायता से इस भोजन को घेर के और अपने अंदर में ले लेगा और भोजन रसधानी में चली जाएगी, जहाँ पे उसका पाचन होगा। और भोजन रसधानी में जब भोजन पच जाती है तो अवशिष्ट पदार्थ के रूप में जो बचता है उसे कूटपाद के माध्यम से ही कोशिका अमीबा अपने शरीर से बाहर निकाल देता है। तो इस तरह से अमीबा में पाचन होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चित्र के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, ये केंद्रक है, ये खाद्य पदार्थ है, ये इसका कूटपाद है। भोजन को घेर लिया है कूटपाद और भोजन अब इसके शरीर के अंदर पहुँच गई है और वहीं पे उसका पाचन होगा और अवशिष्ट पदार्थ फिर से कूटपाद के माध्यम से ही कोशिका से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से जो अमीबा है, अमीबा में पोषण होता है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए काइम, ऑप्शन बी काइल, ऑप्शन सी सक्कस इंट्रिकस, ऑप्शन डी बोलस। तो दोस्तों आंसर होगा काइल। आपको बता दें दोस्तों, जब हम लोग भोजन को मुंह में लेते हैं और हम चबाते हैं तो भोजन कहलाता है बोलस। मुंह के बाद भोजन अमाशय में आता है, अमाशय में भी ये बोलस ही कहलाता है और उसके बाद हम भोजन वहाँ से अमाशय से पच के छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में जाने पर वो काइम कहलाता है। ये काइम और छोटी आंत से जब पाचन पूर्ण हो जाता है, बड़ी आंत में जाने लायक बन जाता है, तब ये भोजन कहलाता है काइल। तो इस तरह से इस प्रश्न का आंसर होगा काइल। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। किस रचना के कारण मुख्य गुहा से भोजन श्वास नली में नहीं जा पाती है? ऑप्शन ए ग्रास नली, ऑप्शन बी ग्रसनी, ऑप्शन सी कंठ द्वार, डी एपिग्लोटिस। दोस्तों आंसर होगा एपिग्लोटिस। मान लीजिए ये हमारा मुख है और इस तरह से एक रचना बनी हुई है, ये हमारा ग्रसनी है। तो ग्रसनी से आते हुए यहाँ पे छिद्र 2 मिल जाएंगे। एक छिद्र जहाँ पे कि हमारा भोजन जाएगा, भोजन वाला होगा, और एक छिद्र जिसमें कि हमारा श्वास जाएगा। तो जिसमें श्वास जाएगा तो उस समय एपिग्लोटिस भोजन वाली नली को बंद कर लेगी, और जिस समय हम लोग भोजन लेंगे तो उस समय एपिग्लोटिस श्वास वाली नली को बंद कर लेगा और भोजन नली में चला जाएगा। इस तरह से एपिग्लोटिस काम करता है। एपिग्लोटिस रचना ही हमारे मुख्य गुहा से भोजन श्वास नली में नहीं जाने देता है। दोस्तों एपिग्लोटिस पे हमारे मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लंगाटा का नियंत्रण होता है। तो एपिग्लोटिस का नियंत्रण हम लोग खुद नहीं करते हैं, उस पर नियंत्रण होता है मेडुला ऑब्लंगाटा का। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जब मेडुला ऑब्लंगाटा, जब हम लोग खाना भी खाते हैं और ध्यान कहीं और रहता है तो मेडुला ऑब्लंगाटा एपिग्लोटिस को सही से सूचना नहीं दे पाती है और उस स्थिति में भोजन हमारे भोजन पाइप में ना जाके श्वास नली में चली जाती है और हमें हिचकी आने लगती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अवशेषी अंग है अपेंडिक्स, सीकम, कोलन, रेक्टम। तो दोस्तों इसका आंसर होगा अपेंडिक्स। अपेंडिक्स एक रचना है जो बड़ी आंत से जुड़ी हुई होती है। ये कुल मिला के छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ मिलता है उसी के छोर पे एक रचना पाई जाती है, इसे अपेंडिक्स नाम दिया जाता है। अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग उसे कहते हैं जो हमारे शरीर में
है, किंतु उसे अगर हमारे शरीर से काट के हटा भी दिया जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, अर्थात उस अंग का हमारे शरीर में कोई काम नहीं है। तो इस तरह से अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है जो छोटी आंत और बड़ी आंत के मुंह पर एक जुड़ा होता है। आपको बता दें दोस्तों, बड़ी आंत के 3 पार्ट्स होते हैं, एक को बोलते हैं सीकम, फिर बोलते हैं कोलन, कोलन के बाद होता है रेक्टम। तो कोलन में भी इसको बोलते हैं एसेंडिंग कोलन, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलन, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलन, इसको बोलते हैं सिग्मोइड कोलन, और लास्ट में इसको बोलते हैं रेक्टम। तो इस तरह से हमारे बड़ी आंत के ये पार्ट्स हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल है छोटी आंत का भाग नहीं है, ऑप्शन है ड्यूडिनम, कोलन, सीकम, रेक्टम। दोस्तों इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लेंगे, यहाँ नहीं को हटा देंगे, नहीं ये वर्ड इसमें नहीं होगा। तो छोटी आंत के भाग हैं, इसका आंसर हो जाएगा ड्यूडिनम, क्योंकि दोस्तों आपको बता चुके हैं कि कोलन, सीकम और रेक्टम, कोलन, सीकम और रेक्टम ये हमारे बड़ी आंत के भाग हैं, जबकि ड्यूडिनम ये हमारे छोटी आंत के भाग हैं। छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं, एक को बोलते हैं ड्यूडिनम, एक को बोलते हैं जेजुलम और तीसरे को बोलते हैं इलियम। डेडुनम, जेजुनम और इलियम ये तीनों छोटी आंत के पार्ट्स हैं। नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है जठर रस में नहीं होता है, ऑप्शन से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी म्यूकस, ऑप्शन सी पेप्सिनोजन, ऑप्शन डी पित्त। तो दोस्तों ये पित्त नहीं होता है जठर रस में, क्योंकि पित्त जो है ये पित्त निकलता है हमारे यकृत से, यकृत जो कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है, इस यकृत से पित्त निकलता है और पित्ताशय में जाकर पित्त जमा हो जाता है। जबकि ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस और पेप्सिनोजन है ये हमारे जठर ग्रंथि से निकलता है। जठर ग्रंथि हमारे अमाशय में पाया जाता है और अमाशय की दीवार से जठर रस निकलता है। उस जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस और पेप्सिनोजन पाए जाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम होता है भोजन को अम्लीय बना देना, म्यूकस का काम होता है कि अमाशय की दीवार को इस अम्ल से रक्षा करना, पेप्सिनोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से पेप्सिन बन जाता है और पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन का पाचन करना। दोस्तों छोटे बच्चों में पेप्सिन के साथ साथ एक और एंजाइम्स निकलता है, उस एंजाइम्स को बोलते हैं रेनिन। रेनिन, ये रेनिन दूध में पाए जाने वाले केसीन प्रोटीन का पाचन करता है, दूध में पाए जाने वाले केसीन प्रोटीन का पाचन करता है रेनिन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आप ये चित्र देख सकते हैं, ये हमारे अमाशय का चित्र है। अमाशय के भी 3 पार्ट्स होते हैं, एक को बोलते हैं कार्डियक भाग, दूसरे को बोलते हैं फुंडिक और सबसे नीचे वाले को बोलते हैं पाइलोरिक भाग। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला है लार किस ग्रंथि से स्रावित होता है, ऑप्शन पैरोटिड, यकृत, जठर ग्रंथि, अग्नाशय। दोस्तों ये क्वेश्चंस पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, इस तरह का ये क्वेश्चन था। तो लार हमारे पैरोटिड ग्रंथि से निकलते हैं। एक्चुअल में लार हमारे 3 ग्रंथि से निकलते हैं, एक को बोलते हैं पैरोटिड, एक को बोलते हैं सब लिंगुअल और एक को बोलते हैं सब मैंडिबुलर। यकृत अलग है, जठर ग्रंथि ये हमारे अमाशय में पाया जाता है, अग्नाशय यह एक अलग ग्रंथि है, जबकि पैरोटिड ग्रंथि हमारे मुंह में पाया जाता है, लार इससे निकलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पैरोटिड। आपको बताए थे कि हमारे लार का पीएच मान 6.8 होता है। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य के दांत का ऊपरी परत क्या कहलाता है। दोस्तों आपको बता दें मनुष्य का दांत इस तरह से होता है, तो ऊपर वाला व्हाइट कलर का भाग इनामेल कहलाता है, नीचे वाला भाग डेंटाइन कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनामेल। आपको बता दें दोस्तों हमारे मुंह में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, एक को बोलते हैं इंसीजर, दूसरे को बोलते हैं केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। और ये हमारे जो वयस्क हैं, वयस्क में ये इसकी संख्या होती है 2, 1, 2, 3। दोस्तों इसकी संख्या होती है 2, 1, 2, 3, ये वयस्क के लिए है। और बच्चों में होता है 2, 1, 0, हाँ 1 मिनट दोस्तों, 2, 1, 0, 2। जी 2, 1, 0, 2 ये बच्चों के लिए होता है और ये होता है वयस्क के लिए। वयस्क के लिए 2, 1, 2, 3, 2, 1, 0, 2। दोस्तों इसको समझते हैं एक चित्र के माध्यम से। आप यहाँ पे चित्र देख सकते हैं, इस चित्र में अगर हम इसे पूरे मुंह में 2 जबड़े होते हैं, एक ऊपर वाला जबड़ा, एक नीचे वाला जबड़ा। तो अगर हम बात करें सिर्फ नीचे वाले एक जबड़े की,
तो इस नीचे वाले जबड़े में अगर यहाँ से डिवाइड कर दें तो ये आपका I, इसकी संख्या 2, ये आपका C, इसकी संख्या 1, ये आपका P प्री मोलर की संख्या 2 और इसकी संख्या 3। इस तरह से ICPM 2 1 2 3 ये दंत सूत्र कहलाता है, याद रखेंगे। और आपको बता दें एक वयस्क में दांतों की संख्या 32 होती है, जबकि बच्चों में दांतों की संख्या 20 होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 12 है, पौधों में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करता है। पौधे में सूर्य प्रकाश को अवशोषित कौन करता है? ऑप्शन है क्लोरोफिल, रंध्र, सभी कोशिकाएं और डी ऑप्शन है परिवहन उत्तक। तो दोस्तों आंसर होगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ही सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। दोस्तों आपको बता दें कि जो हमारे पौधे होते हैं उसे वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्योंकि उसके पत्तों में क्लोरोफिल पाया जाता है। और पौधों को भोजन बनाने के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। नंबर 1 सूर्य का प्रकाश, नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 3 जल और खनिज लवण, और नंबर 4 उसके पत्ते में होते हैं क्लोरोफिल। तो ये चारों मिलके भोजन का निर्माण करते हैं। तो ये पौधे जो हैं 3 चरणों में अपना भोजन बना कंप्लीट करता है। पहला काम है क्लोरोफिल जो है सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके उसे दूसरे स्टेप में रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। रासायनिक ऊर्जा में बदलने के साथ साथ जल को भी तोड़ता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और तीसरे स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से ग्लूकोज बन जाता है। तो इस तरह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कंप्लीट होती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है